गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी, लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले जिस बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ के कमरे की हमें बता रहे हैं। कमरे के बारे में मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, यानी कि जो आदमी नजर आ रहा है वो अधेड़ उम्र के मालूम हो रहे, आधी उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। यानी कमरे को थोड़ा ठीक ढंग से जमा रहे हैं। नौकर कहता है बिछा दो साहब। तो बाबू जरा तेज आवाज में बोलते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा की यहाँ अक्ल बट रही थी तो देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है और ही करके हंसने लग जाता है। बाबू कहता है हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहूजी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। जो तख्त उन्होंने अभी रखा था उसके ऊपर दरी बिछाने के लिए मांग लाने के लिए कहा नौकर को। और चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को भी साफ करते हैं, कुर्सियों पर दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन, जिनका नाम प्रेमा है, वो आती है। उनका रंग गंदुमी रंग है और छोटा कद है। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि वो किसी काम में बहुत ही व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। नौकर खाली हाथ आ रहा है। बाबू साहब, जिनका नाम है राम स्वरूप, दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप कहता धोती? प्रेमा कहती हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप कहता है क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी की यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी की बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन कहता है और दरी? प्रेमा कहती दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और अपनी बीवी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा कहती लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाई पड़ी है। रामस्वरूप मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो मैं हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। बीच में ही रामशु बोलता है ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा कहती है क्यों? दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो। दूसरा होता है जो परमात्मा का बनाया हुआ होता है, एक बार रिकॉर्ड पर चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं। प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें ठटोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उम्मा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही उन लोगों के आने में। रामस्वरूप तो क्या हुआ? प्रेमा तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप न जाने कैसा इसका दिमाग है,
वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर के कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी भी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो। रामसू बीच में ही बात काटकर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, तुम्हारी जैसी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर उसे बेच देना, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे, चादर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। चादर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था तो आने के लिए, सो नखरों के मारे वो भी नहीं आया। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी तो है। राम स्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद उनका लड़का। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, वो लड़का? राम स्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को तो ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप, दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ती, अरे तू यहीं खड़ा है, बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? अब चौपट कर दिया, अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त। रामस्वरूप कहता है, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं और किवाड़ों पर दस्तक। फिर रामस्वरूप हंसते हुए आइए आइए और फिर हंसने लग जाते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है, आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खींच निपोड़ने वाले नौजवानों में से है, आवाज उसकी पतली है और खिंचियाहट भरी है, झुकी हुई कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए हंसते हैं, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेत गिर जाती है। रामस्वरूप, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हैं, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप हंसते हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी? गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप हंसते हैं, यह लीजिए। आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। फिर थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की छुट्टियां नहीं है,
वीकेंड में चला आया। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर, जी यही कोई 2 साल। साल 2 साल? शंकर हंसता है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, इन 1 साल का गैप है अभी बीच में। गोपाल प्रसाद कहता है, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई यह कह जाए कि लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खिसे निपोड़ते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का तो यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए की भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप हंसते हैं, जी हाँ वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। और फिर हंसने लग जाते हैं और शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए कहता है, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? बीच समझकर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। और वहां से उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप हंसते हैं, तकल्लुफ किस बात की? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ? माफ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ। वापस वो अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर कहता है, जी। कुछ खंकार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहता है, चुप कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए हंसते हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप हंसते हैं और कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खंकार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही चीज पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्त्री गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। कैसे भी हो,
चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती, आपकी लड़की तो ठीक है। राम स्वरूप, जी हाँ वह तो आप अभी देख लीजिएगा। गोपाल सर, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है अब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप कहता हंसते हैं, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है, फिर हंसने लग जाते हैं। गोपाल प्रसाद, और जायचा जनपद तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप कहता है, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुकर, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। राम स्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ साहब, बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लड़की लड़की नहीं चाहिए, मैम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। राम स्वरूप, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत की नहीं, और हंसने लग जाते हैं। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद वापस गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। ऊंची तालीम, उच्च शिक्षा। राम स्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप गोपाल से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताए वह मक्खन? तो गोपाल प्रसाद कहता है, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। राम स्वरूप हंसते हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं और फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? जी नहीं। पान की तस्री हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई, और बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर उसे आंखें छिपाकर उसको ताक रहे हैं। राम स्वरूप हंसते हैं, यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्री अपने पिता को देती है और उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप और बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक, चश्मा? राम स्वरूप जरा शक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप, नहीं साहब वह तो मैंने अर्ज किया ना। संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती हैं। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप, जी हाँ सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है और उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है, अचानक रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती हैं। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है तो गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है।
और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी, और हंसने लग जाता है। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटे, तुमने कुछ इनाम इनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते, लेकिन उमा चुप हैं, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, और जरा शर्माती हैं। इनाम तो इसने, तो गोपाल प्रसाद को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और रूखी आवाज में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बन के आए हैं ना, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनकी चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर गुस्सा आ जाता है उनको। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं? और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी हुई है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेड ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास, ऑफ हो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती हैं और प्रेमा का घबराहट के हाथ में आना, प्रेमा, उमा, उमा रो रही हैं, यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। नाटक था, तो नाटक खत्म होने के बाद जो पर्दा गिर जाता है, सभी क्वेश्चन आंसर कर लेना आप। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।